Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the 5 top stories of the day. Let's get started with today's headlines. चीन के साथ एलओसी को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष, राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए पूछे 3 सवाल। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कोरोना के कर्व को फ्लैट किए जाने का दावा, सीएमआई की रिपोर्ट, शहरों में बढ़ी बेरोजगारी। कानपुर मुठभेड़ के आरोपी विकास दुबे के मामले में खुलासा, शहीद पुलिसकर्मी की चिट्ठी सामने, पुलिस के अपराध की धारा बदलने का अंदेशा। बिहार में एनडीए घटक दलों में एक बार फिर रस्साकशी, विधान परिषद की नॉमिनेशन वाली 12 सीट्स पर खींचातानी, बीजेपी के सामने बैलेंस करने की चुनौती। और अमेरिका में पढ़ रहे लाखों छात्रों के लिए बुरी खबर, ट्रंप सरकार का बड़ा ऐलान, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो लौटना पड़ेगा अपने देश। तो इन सारी खबरों को एक एक करके बताएंगे, उसके पीछे का विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है भारत और चीन के बीच में चल रहा गतिरोध। इस गतिरोध को 2 महीने से ज्यादा हो चुका है और अब डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात कही जा रही है। कल आपको ध्यान होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और जो वहां के स्टेट काउंसलर वैंग ई हैं, उनके बीच, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है और बातचीत के बाद जो नतीजा निकला है वो ये है कि दोनों साइड्स की जो आर्मी है, चाहे वो भारत की हो चाहे चीन की हो, वो 1 से 1.5 किलोमीटर सारे फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटेंगे। तो पीछे हटने की बात है तो जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो कल शुरू हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि कल जो ये प्रोसेस शुरू हुआ था वो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा एरिया में शुरू हुआ था। उस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को अभी पूरा अंजाम नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी वो शायद ऐसी खबरें आ रही है कि आज जाकर वो ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा होगा। लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं, जैसे कि गलवान है, पैंगोंग सो लेक है, ये जो सारे एरियाज हैं, इनकी मॉडलिटीज अभी तय की जा रही हैं कि जो डिसएंगेजमेंट है, जो पीछे हटने का जो प्रोसेस है, उसे कैसे तय किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब ये डिसएंगेजमेंट और पीछे हटने की जो बातचीत एनएसए, एजी डोवल और वैंग ई के बीच में चल रही है, इसी दौरान हमने देखा कि कल पिक्चर्स देर रात आई थी कि इंडियन एयरफोर्स के जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो ईस्टर्न लद्दाख में सॉटी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पेट्रोलिंग कहाँ पर ठीक से हो रही है। तो इन सारी खबरों के बीच इस समय डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जारी है। अब आपको ये भी बता दें कि चाइना की जो आर्मी है, ये कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था, जहां पर कि टेंट्स खड़े किए थे चाइनीज आर्मी ने, तो उन टेंट्स को, उन स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने की बात कही जा रही है, उन्हें हटाने की बात कही जा रही है कि किस तरह से चाइनीज आर्मी अपने टेंट्स को और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने थोड़ा थोड़ा वहां पर बनाया था और जो अंदर घुसकर चाइनीज आर्मी आई थी उसे हटाया जाएगा। ये सारी बातें इस समय हो रही हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि म्यूचुअल कंसेंसस की बात उस समय भी चल रही थी 5 जून के आसपास। उसके बाद इतना डेडली फेस ऑफ 15 जून को देखा गया था। तो भारत और चीन के जहां तक रिश्ते हैं उसमें हम बात म्यूचुअल कंसेंसस की जरूर करते हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उस पर एक्चुअली क्या चल रहा है, उस पर अभी भी सारी बातचीत के बावजूद कहना मुश्किल है कि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये पूरी परसेप्शनल वॉर है। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। तो हम एक्चुअल डी एस्केलेशन का डेफिनेशन क्या है भारत और चाइना के संदर्भ में, वो अभी किसी पेपर पे नहीं है। लेकिन आपको ये बात बता दें कि जो भारत और चीन के बीच का जो स्टैंड ऑफ है, उसको लेकर राजनीति जमकर हो रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर प्रहार कर रही है कि चाइनीज इंट्रूजन कैसे हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर बातचीत हो रही है, भारत के फेलियर को बताया जा रहा है। और आज उसी दिशा में और उसी कड़ी में राहुल गांधी ने आज सरकार से 3 सवाल किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट लिखा है। उस ट्वीट की जो पहली लाइन है वो यही है कि नेशनल इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, यानी कि जो देश का जो हित है वो सर्वोप्रिय है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने 3 सवाल सरकार से किए हैं। वो ये है कि व्हाई हिज स्टेटस को एंटी नॉट बीन इंसिस्टेड अपॉन, यानी कि जो 5 मई के पहले की पोजीशन है उसे सरकार ने क्यों नहीं इंसिस्ट किया है। ये बात भारत के ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं आई है और इसी चीज को राहुल गांधी ने उठाया है। उनका दूसरा सवाल, व्हाई इज चाइना अलाउड टू जस्टिफाई द मर्डर ऑफ 20 जवान, जो 15 जून को जो 20 जवान मारे गए थे। ऐसा लग रहा है पूरी बातचीत से कि चाइना कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और इस बात पर आपत्ति जताई है राहुल गांधी ने और सरकार से ये सवाल पूछा है।
तीसरा जो उनका सवाल है, व्हाई नो मेंशन ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ गलवान वैली। अगर हम गलवान वैली की बात करें, गलवान नदी इस समय उफान पर है और ये प्रोसेस धीमा हो सकता है, लेकिन जो दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें खटास पैदा हुई है। और इसी बीच गलवान वैली की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात राहुल गांधी ने कही है कि इस चीज को ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्यों नहीं डाला गया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो इस समय राहुल गांधी डिप्लोमेसी के लेसन्स भारत सरकार को दे रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेसी के लेसन्स जो भी दे, इस समय शिखर वार्ता चल रही है NSA, अजीत डोवल और वांग ई जो वहाँ के स्टेट काउंसिल उनके बीच में। अब ये डेलिब्रेशंस और जो डायलॉग है ये कितनी दूरी तक जाएगा, क्या चीज़ें यहाँ से एस्केलेट होती हैं या हम पीछे स्टेटस को, जो हम एंटी स्टेटस को की हम बात कर रहे हैं 5 मई की, वहां पर हम वाकई पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो भारत और चीन के संबंध हमने अभी तक देखे थे इनफॉर्मल समिट्स की वजह से, वो संबंध में खटास जरूर आ गई है और जिसको लेकर बार बार विपक्ष सरकार से सवाल करता रहेगा। अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार का कोई भी मंत्री इस बात का जवाब कैसे देता है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए अब दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं आपको, और ये खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। वित्त मंत्रालय की जो मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट है जून के महीने की, वो रिलीज हुई है और उसमें ये कहा गया है, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, कि 7 लाख के ऊपर के कोरोना इन्फेक्शंस हमारे देश में हो गए हैं डिस्पाइट लॉकडाउन। आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना के इन्फेक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद जो वित्त मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि देश में कोरोना का कर्व फ्लैट कर दिया गया है। अब इस फ्लैट कर्व का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आए दिन रिपोर्टर्स ये सवाल वित्त मंत्रालय से ही नहीं बल्कि सारे मंत्रियों से पूछते थे कि हैज द कर्व बीन फ्लैटेंड। सरकार के पास, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका जवाब आज थोड़ा सा हिलेरियस भी लगता है कि वित्त मंत्रालय कह रहा है कि कोविड का कर्व फ्लैट हो गया है। अब क्या बेसिस है, किस बेसिस पर वित्त मंत्रालय कह रहा है कि कोविड का कर्व फ्लैट हो गया है? उन्होंने ये कहा है कि जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है तो उसमें ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं, यानी कि एक रे ऑफ होप नजर आ रहा है। क्योंकि जब लॉकडाउन खुलने के बाद, जब अनलॉक की स्थिति आई है, तो बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, जैसे कि टोल के कलेक्शंस, GST का रेवेन्यू, हाईवेज पर गाड़ियां चलने लगी हैं, इंट्रा स्टेट मूवमेंट होने लगा है और इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया है। तो इस सारे आधार पर वित्त मंत्रालय का ये कहना है कि ग्रीन शूट्स इकोनॉमी में नजर आ रहे हैं। तो कोविड के कर्व को फ्लैट कर दिया है सरकार ने। ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था की हालत थोड़ी सी सुधार में है, लेकिन जो उससे ठीक पलट एक CMI की रिपोर्ट आज आई है और CMI की रिपोर्ट ये कहती है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर हम जुलाई 5 के महीने के अंत तक की हम बात करते हैं तो जो आंकड़ा मेरे पास है वो आंकड़ा पहले के महीने में 10.69% था और ये बेरोजगारी बढ़कर अब 11.26% हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि इसका कारण ये है कि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे एरियाज में जहां पर फिर से रिस्ट्रिक्शंस और कर्व्स लगाए गए हैं, ये उसका एक कारण हो सकता है। लेकिन साथ में सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। अब ये जो चीजें हैं कि इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, लेबर फोर्स है नहीं। अगर शहरी इलाकों की हम बात करें तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, क्योंकि लेबर गांव में चला गया है, लेबर की अत्यंत शॉर्टेज है, डिमांड है नहीं, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब अर्थव्यवस्था इतनी मंदी की हालत से गुजरेगी, रोजगार लोगों के पास नहीं रहेगा। तो आज मेरा सवाल वित्त मंत्रालय से ये है कि अगर वित्त मंत्रालय इस ग्रीन शूट की बात करता है तो ये ग्रीन शूट का जो आधार है वो बिल्कुल निराधार है। आपने जो बेंचमार्क्स लिए हैं, फ्यूल कंजम्पशन, GST रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सारे आधार बिल्कुल निराधार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के लिए इस समय सबसे जरूरी चीज उनकी घर की रोटी है और उनकी नौकरी है। अगर घर में रोटी नहीं है और आपके पास नौकरी नहीं है तो आपके लिए जिंदगी बेमायने है। और इसका जवाब वित्त मंत्रालय नहीं दे रहा है और ना ही वित्त मंत्रालय की ये मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट ये इस बात को कह रही है। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन 7 लाख से ज्यादा होने के बाद हम ये कह रहे हैं कि हमने कोविड के कर्व को फ्लैट कर दिया है। हमारे अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं, जबकि जॉबलेसनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो जो बेंचमार्क्स इस समय वित्त मंत्रालय ले रहा है, आज सवाल करने की जरूरत है कि क्या ये बेंचमार्क सही है। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट आप बनाते हैं, भले आपने ये फैक्टर्स को लिया हो, लेकिन धरातल पर जो सिचुएशन है उसको
अकाउंट नहीं किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। वरना ये CMI की रिपोर्ट जो ये दावे कर रही है कि जिस तरह से शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको आज वित्त मंत्रालय ने क्यों नहीं फैक्टर इन किया है, ये सारे बड़े सवाल इस समय पूरे देश के सामने हैं। और वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट एक तरीके से कही जाए तो उन्होंने जेनेरिक टर्म्स में मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट दी है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की हम बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तीसरी खबर कानपुर एनकाउंटर को लेकर है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि जो अभी तक का जो अपडेट है उसमें 3 और लोगों को सस्पेंड किया गया है, और जिसका जो स्टेशन ऑफिसर थे चौबेपुर के विनय तिवारी, सब इंस्पेक्टर कंवरपाल और कृष्ण कुमार शर्मा और कांस्टेबल राजीव, इनको अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है। और किस लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन्होंने विकास दुबे जो गैंगस्टर था उसको इन्फॉर्मेशन लीक की थी कि 50 लोगों का पुलिस का एक जत्था उनके गांव जाएगा। तो बिकारू जो गांव जहां पर कि विकास दुबे रहा करता था, उस गांव में सर्चेस यानी कि खोजबीन की जा रही है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तलाशे गए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त भी किया गया है, लेकिन 4 से ज्यादा दिन हो गया है, विकास दुबे अभी भी फरार है। किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ है। उसके नाम के अगेंस्ट रिवॉर्ड एक अनाउंस हुआ है। कहा गया है कि जो भी विकास दुबे के बारे में बताएगा उसको 2.5 लाख रुपए का एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। साथ ही में टोल प्लाजाज और कई जगह पर उसके पोस्टर लगाए गए हैं कि अगर किसी को भी कोई जानकारी है कि विकास दुबे कहाँ पर है तो उसे इसी इनाम से नवाजा जाएगा। ये तो रही बात प्रक्रिया की कि अभी तक जांच की प्रक्रिया चल रही है। विकास दुबे के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन 2 बड़े खुलासे हुए हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। विकास दुबे का एक वीडियो वायरल हुआ है 2017 का। उस वीडियो में विकास दुबे ये कह रहा है कि जो बीजेपी के 2 MLAs हैं, भगवती सागर और अभिजीत सांगा, वो उनके बहुत क्लोज था। जिला पंचायत का जो मेंबर है वो भी उससे बहुत क्लोज था। और ये कहा गया है कि जो सागर और सांगा, ये जो 2 MLAs थे, ये कई बार इन्होंने विकास दुबे के खिलाफ जब भी कोई ऐसी पुलिस की जांच होती थी या इंक्वायरी होती थी तो ये दोनों बीजेपी के जो MLAs थे वो विकास दुबे को बचाने आते थे। ऐसा विकास दुबे ने खुद उस वीडियो में बोला है। ये 2017 का वीडियो है और 2017 का ये वीडियो इस समय खूब वायरल है। सागर और सांगा से जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो विकास दुबे से कभी मिले जुले नहीं थे, हमारा उसे ऐसा कोई लेना देना नहीं था। तो ये सारी बातें खुलकर रहस्य के तौर पर इस समय ये खुल रही है। दूसरी जो एक चिट्ठी एक वायरल हुई है, और वो चिट्ठी है जो DSP जिनकी जो शहीद हो गए देवेंद्र मिश्रा, उनकी ये चिट्ठी है, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले उन्होंने पुलिस को ये चिट्ठी लिखी थी कि विकास दुबे का जो लिंक है वो चौबेपुर गांव के जो SHO है विनय तिवारी उसके साथ है, और एक क्रिमिनल कॉप्स नेक्सस जो होता है उसके बारे में ये चिट्ठी कह रही है, जिसको कि यूपी पुलिस जिसको नाकार रही है, कह रही है कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई है। और जो चिट्ठी सोशल मीडिया पर है उस पर कोई सीरियल नंबर नहीं है, उस पर कोई तारीख नहीं है। तो एक बहुत रहस्यमयी ढंग से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक वीडियो आज सामने आया, आपको मैंने बताया, और एक ये जो चिट्ठी वायरल हुई है, अब इसकी सत्यता क्या है इस पर जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो बड़े सवाल इस समय है योगी सरकार से कि आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कह रहे थे, आपने ये कहा था कि आप गुंडागर्दी को यूपी के प्रदेश से बिल्कुल हटा देंगे, तो आज उसका क्या? आप यूपी से गुंडाइज्म नहीं हटा पाए, इसके अलावा जो सिस्टम में क्रिमिनल और पुलिस का जो एक नेक्सस है, एक गठजोड़ है, जो बंधन दिखता है क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच में, आप उसको भी नहीं हटा पाए। और ये फेलियर्स हम सालों साल, कई डेकेड्स यानी कि 40-50 साल से ज्यादा हो गया है उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और इस तरीके के नेक्सस की हम बात कर रहे हैं। कोई भी नई सरकार आती है, चाहे वो मायावती की सरकार हो, उसने कहा कि इट केम डाउन हेवीली ऑन द लॉ एंड ऑर्डर। वही बात अखिलेश यादव ने कही, अब योगी सरकार भी उसी बात को कहती है कि हम गुंडागर्दी हटा देंगे। तो गुंडागर्दी योगी जी आप कैसे हटाएंगे जब आपके सिस्टम में ही फ्लॉ है, आपके सिस्टम में ही ये गलती है। तो जब तक आप सिस्टम को नहीं ठीक कर पाएंगे तो आप गुंडागर्दी कैसे हटाएंगे? जब तक योगी सरकार इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं देती है तब तक विपक्ष योगी सरकार पर हमला करता रहेगा। लेकिन अपने आप से भी योगी सरकार को सोचना चाहिए कि इन सिस्टम के जो फ्लॉज हैं, इन सिस्टम की जो कमियां हैं, इसे आप कैसे दूर करेंगे और क्या वाकई में आप दूर कर पाएंगे। अगर सालों से कोई
फ्लॉ आपके सिस्टम में चल रहा है तो उसे हटाने का क्या उपाय है। अगर ऐसी चिट्ठियां आप आती हैं तो आप उसे दबा देते हैं, ऐसे वीडियोस आते हैं तो जो पॉलिटिशियंस हैं जिनका नेक्सस बताया जा रहा है, जो बीजेपी के एमएलए है, वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो उस आदमी को जानते ही नहीं थे। तो कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है वो साफ सामने आ रहा है। अब योगी सरकार इस पर क्या कहती है, क्या प्रतिक्रिया आती है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन यूपी का जो एक क्रिमिनल पुलिस नेक्सस है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब अगली खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। बिहार के चुनाव को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं और सीटों के बंटवारे की बातचीत जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन सीटों के बंटवारे की बातचीत के पहले ही जो एनडीए के जो घटक दल हैं, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं एनडीए के, लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेपी और जेडीयू, आपस में ही उनके इस समय एक रस्साकशी दिख रही है। क्यों? क्योंकि इस समय एमएलसी 12 जो नॉमिनेटेड एमएलसी सीट्स हैं, यानी कि विधान परिषद की जो 12 सीटें हैं, उसको लेकर एक रस्साकशी दिख रही है। अब आपने अपने हाल में देखा था कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके गवर्नेंस को लेकर वो जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने जमकर क्रिटिसाइज किया। फिर रामविलास पासवान जो उनके पिता हैं, उन्होंने अभी बोला कि पीडीएस का जो कोटा है वो बिहार में ठीक से पहुंच नहीं रहा है और नीतीश कुमार उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। तो लगातार एलजेपी का प्रहार नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर है। अब जो ये 12 नॉमिनेटेड विधान परिषद की जो सीटें हैं, इसमें लगातार जेडीयू ये चाहती है कि एलजेपी को एक भी सीट ना मिले। लेकिन जो एलजेपी का कोटा है, कई लोग बीजेपी के अंदर के लिए लोग ये कह रहे हैं कि जो अगर 2019 का हम फॉर्मूला देखें, जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ था, तो कम से कम एलजेपी 2 सीट्स मांग रही है। तो दो सीट्स अगर उसे नहीं भी मिलती तो कम से कम उसे 1 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड एक भी सीट इस समय एलजेपी को देने के मूड में नहीं है उन 12 सीटों के लिए। तो एक तरीके से नीतीश कुमार मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि एलजेपी उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट घटक दल नहीं है। तो ऐसे में तीनों पार्टी पोस्चरिंग कर रहे हैं। तो तीनों में सबसे बड़ी मुश्किलें किसके लिए है? वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी को दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि बिना जेडीयू और बिना एलजेपी के बिहार में अकेले बीजेपी शायद नहीं जीत पाएगी। अभी सीट शेयरिंग जो विधानसभा चुनाव को लेकर है, अभी उसकी सीट शेयरिंग की बातचीत अभी नहीं शुरू हुई है। लेकिन ये जो 12 सीटें हैं, ये एक तरीके का ट्रेलर है कि आने वाले दिनों में तीनों पार्टीज के बीच में जिस तरीके की रस्साकशी विधान परिषद की सीट्स में देख रहे हैं, तो आगे किस तरीके की राजनीति ये तीनों पार्टीज के बीच में प्ले आउट करेगी, ये एक झलक है आपको दिख रही है। लेकिन सीट शेयरिंग की जो बातचीत है विधानसभा चुनाव के लिए, वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इन दोनों पार्टीज को कैसे बैलेंस कर पाती है, कैसे करेगी, या कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे, तो ये सारे सवाल इस समय बीजेपी के सामने है। लेकिन जो बीजेपी की बैलेंसिंग एक्ट है उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस पर आपका क्या सोचना है, जरूर फीडबैक दीजिएगा। हमारी आखिरी खबर आ रही है अमेरिकी सरकार के लिए गए एक फैसले से। आपको ध्यान है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो छात्रों की जो अगर संख्या है तो वो चाइनीज़ छात्रों के बाद भारत के छात्रों की आती है, जो अलग अलग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। इंडियंस आर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अमेरिका। इसको देखते हुए कल से हड़कंप मच गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि जो नया आने वाला सेमेस्टर है, यानी कि फॉल सेमेस्टर में स्कूल्स सबको अटेंड करने होंगे। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, जो कि यूएस इमिग्रेशन और कस्टम्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उस प्रोग्राम की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में बदलाव लाया गया है और ये कहा गया है कि वो अमेरिकी छात्र जो कि सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, वो अपने देश जा सकते हैं। तो अगर इन गाइडलाइंस का पालन रिलीजियसली होगा तो अमेरिका में जो पढ़ रहे छात्र जो कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से एसोसिएटेड हैं, उन्हें अपने देश जाना पड़ेगा, उनका डिपोर्टेशन हो सकता है। ऐसा ट्रंप की सरकार ने और ट्रंप सरकार के इस ऐलान ने कर दिया है। तो इतनी लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो अब बिल्कुल अधर में लटके हुए हैं कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे, तो उनके लिए कितनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और कितनी अनिश्चितता का माहौल है। अब ये ट्रंप ने क्यों कहा है? कोविड पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन को खुलना है, अब अनलॉक की स्थिति है, बिल्कुल सब कुछ खोल दिया गया है अमेरिका में, तो ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और ट्रंप का ट्वीट मैं आपको कोट करके बताऊंगी कि ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा है। ट्रंप ने अपने इस
ट्वीट में ये लिखा है कि द स्कूल्स मस्ट रीओपन फॉर फॉल, यानी कि जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें स्कूल्स खुलेंगे। ये जो एग्जेम्पशंस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि हाइब्रिड कोर्सेज अपना रहे हैं, यानी कि जो ऑनलाइन और इन पर्सन जो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स वापस भी यूएस जा सकते हैं और उन्हें यूएस में यानी कि अमेरिका में रहने की भी अनुमति दी जाएगी। लेकिन आज सवाल ये है कि ट्रंप सरकार ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स को क्यों अपना रही है? क्या ट्रंप आज इन प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को खोलना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पैंडेमिक के बहाने डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े इमिग्रेशन में बदलाव ला रहे हैं। अब कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ जो पिछले दिनों में देखा गया है। ट्रंप की सरकार ने, अगर हम इमिग्रेशन की बात करें, तो ग्रीन कार्ड जो होल्डर्स हैं उन पर एक रोक लगा दी है। जो यूएस और मेक्सिको का जो बॉर्डर है उसको पार्शली बंद कर दिया गया है। H1B वीजास पर रोक लगाई गई है। तो इतने सारे इमिग्रेशन रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं वो कोविड पैंडेमिक के बहाने लेकर आए हैं और इसको लेकर बहुत रिजेंटमेंट है। यूएस के खुद के अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें लेकर बहुत ही ज़्यादा हलचल है कि ऐसे अगर डिसीजंस लेंगे तो पूरी जो इकोनॉमी है वो कैसे चलेगी। लेकिन आज इकोनॉमी से ज़्यादा सबसे बड़ा सवाल है उन लाखों की संख्या में जो छात्र हैं उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि 1 जून में एक QS सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ये कहा गया था कि इतना जो पैंडेमिक है इसके वजह से अब लोग अपने एडमिशन्स में भी डिले करेंगे, भले ही उन्हें एक नया सेमेस्टर गंवाना पड़े। तो अगर इस सर्वे की बात करें तो अब डिफर हो जाएगा जो नया सेमेस्टर है, और जिसमें कि जो वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो ऑनलाइन कोर्सेज जारी रखना चाहती हैं तो उनके रेवेन्यूज में भी एक गिरावट दिखेगी। तो अगर ट्रंप सरकार ये सोच रही है और ये ख्याली पुलाव पका रही है कि अगर ये हम ऑनलाइन कोर्सेज के छात्रों को यहाँ से भेजकर और हम यूनिवर्सिटीज पर प्रेशर डालेंगे और छात्र वापस आएंगे, तो मैं ये बता दूं कि छात्रों की इस समय जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो उनके अभिभावक हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि भले ही एक सेमेस्टर गंवा दे लेकिन छात्र की जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रहे। तो ट्रंप सरकार की ये प्रेशर टैक्टिक्स ज़्यादा कामयाब नहीं होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट से जिनसे मैं बात करी थी उन्होंने कहा कि अभिभावक छात्र अगर ये चाहे तो ये मैटर कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है और इमिग्रेशन के जो रूल्स को जिसको कि चेंज किया गया है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है। आप भी इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। और इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पर, और एक ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट्स नॉट फेक।